से मोदी जी की सरकार आई है, राजभवन को भी एक पॉलिटिकल अड्डा उन्होंने कहीं न कहीं बना दिया है। राज्यपाल जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप, कस्टोडियन कम एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। 70% से ऊपर हमारे यहाँ के लोगों को नियुक्ति होगी। झारखंड के लोग अपनी आइडेंटिटी अगर वो ढूंढ रहे हैं तो उसमें दिक्कत क्या है? और मैं समझता हूं कि एक मसला है, सेंटिमेंटल मसला है, और हेमंत जी के नेतृत्व में जेएमएम, कांग्रेस और राजद की जो सरकार है वो इन मसलों को, मैं सेंटिमेंटल इश्यू को अगर दूर करना चाहती है तो दिक्कत क्या है? 11 मिनिस्टर थे जिन्होंने रिजाइन कर दिया और हमारी सरकार यहाँ पे बनी है। वो झारखंडियों का पहचान की बात है कि यहाँ के मूल निवासी कौन है। 32 का खतियान एक सेंटिमेंटल इशू है। करने के बाद उन्हें शामिल होने की जहां तक बात है या उन्हें अवसर देने की बात है, उस पर सरकार अध्ययन कर रही है और सहानुभूति पर विचार कर रही है उस पर। मॉनसून सत्र चल रहा है और ऐसे में कहा जा रहा है कि 4 विधेयक को एक बार फिर से राज्यपाल के पास भेजा जाएगा, जिसमें ओबीसी आरक्षण है, 1932 है, मॉब लिंचिंग है और जैन यूनिवर्सिटी है। आपको क्या लगता है, अगर 1932 लागू होता है तो कितने लोग यहाँ पर उसका फायदा उठा पाएंगे? देखिए, एक चीज मैं समझता हूँ कि सबसे पहले समझना होगा कि आपने देखा होगा कि पूरे संविधान में अगर फंडामेंटल राइट देखें तो फंडामेंटल राइट के साथ साथ ही है एक उसमें पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की बात आती है। जो वीकर सेक्शन है उसको हमने कोई प्रोविजंस दिए हैं। साथ ही साथ अगर अभी तो नीति आयोग बन गया है, जिस समय हम प्लानिंग कमीशन होता था, उन स्टेट्स को हम ज़्यादा प्रीफर करते थे, चाहे फाइनेंशियली कि भाई उसको ताकि ओवरऑल डेवलपमेंट साथ में हो। आज जो झारखंड बना, हम लोग लंबे समय से झारखंड की लड़ाई लड़े हैं और कांग्रेस ने भी काफ़ी सेक्रीफाइस, हमारे 11 मिनिस्टर थे जिन्होंने रिजाइन कर दिया और हमारी सरकार यहाँ पे बनी है, झारखंड अलग हुआ है। 1932 का खतियान एक सेंटिमेंटल इशू है। वो झारखंडियों का पहचान की बात है कि यहाँ के मूल निवासी कौन है, और इसलिए मूल निवासी की बात यहाँ पे लगातार बातें आ रही है कि 32 का खतियान हमने इसलिए कहा कि आपने देखा होगा जिसमें झारखंड बना, और बिहार का भी मैं कह रहा हूँ, बिहार का भी एक संकल्प आपने देखा होगा कि जो वहाँ अंतिम सर्वे, जो जमीन का सर्वे हुआ, मुख्तार सिंह की जो चिट्ठी आई थी श्रम विभाग से, उसको झारखंड सरकार ने अडॉप्ट किया। और झारखंड सरकार किसकी? तो उसमें भारतीय जनता पार्टी, तो उन्होंने भी स्वीकार किया है। तो 1932 खतियान लागू करने में दिक्कत क्या है? जो अंतिम सर्वे हमारा हुआ है उन चीजों को देखें और जो कमी बेसी त्रुटियां उसको दूर की जाएगी। कहने का मतलब झारखंड के निवासी कौन है, आदिवासी मूलवासी कौन है, वो ये आइडेंटिफिकेशन की बात है। मैंने इसलिए बात कहा कि आपने देखा होगा कि मद्रास का नाम चेन्नई किया गया है, वो आइडेंटिफिकेशन है, हर आदमी का आइडेंटिफिकेशन का है। जो आपका मोदी जी हो, योगी जी, वो भी नाम के साथ अपने बदलते हैं कि आइडेंटिफिकेशन है। कलकत्ता का नाम कोलकाता किया, क्यों? आइडेंटिफिकेशन है। तो झारखंड के लोग अपनी आइडेंटिटी अगर वो ढूंढ रहे हैं तो उसमें दिक्कत क्या है? और मैं समझता हूं कि एक मसला है, सेंटिमेंटल मसला है, और हेमंत जी के नेतृत्व में जेएमएम, कांग्रेस और राजद की जो सरकार है वो इन मसलों को, मैं सेंटिमेंटल इश्यू को अगर दूर करना चाहती है तो दिक्कत क्या है? फर्स्ट थिंग। और मैं समझता हूं कि भाजपा और आजसू, मैं समझता हूं कि उन्हें लग रहा है कि ये इसके कारण यहाँ पे लोग यहाँ पे जेएमएम और कांग्रेस और राजद जो गठबंधन की सरकार, यूपीए की सरकार है, हमारी जो बोलती बंद ये कर देंगे। कहने का मतलब कि सारे वोटर्स इधर चले जाएंगे, यहाँ के लोग चले जाएंगे, ये इसलिए वो डरे हुए हैं। फर्स्ट थिंग। सेकंड चीज, आपने देखा होगा कि ये कानून हमारा सीआरपीसी आईपीसी हमारी है। मॉब लिंचिंग ये कहीं ना कहीं एक पार्श्विक प्रवृत्ति होती है। तो क्या अगर केंद्र सरकार ने भी कहा था, राज्य सरकार को निर्देश दिया कि आप मॉब लिंचिंग के अगेंस्ट में कानून बनाओ, तो कानून अगर हम बना रहे हैं उसमें कुछ त्रुटियां अगर आई हैं और राजभवन ने लौटाया, तो हमारा कमिटमेंट है कि किसी के साथ मॉब इस प्रकार की चीजें ना हो, क्योंकि एक मॉब हैज नो माइंड कहा जाता है, मॉब हैज नहीं, उनके पास कोई विवेक नहीं होता है, तो उन्हें कोई कानून को लेने का उनका पास कोई आधार नहीं है। इसलिए कानून सरकार बनाना चाहिए, मॉब लिंचिंग पे कानून बनाना चाहिए, 32 पे कानून बनाना चाहिए। और जो ओबीसी, जो अदर बैकवर्ड कम्युनिटी है हमारे, जिसको हमारे कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में था 27% उनको रिजर्वेशन देंगे, उनका जो पॉपुलेशन है उसका रिजर्वेशन हम देंगे। तो अगर इसमें गलत क्या है? और ये बताएं तो भारतीय जनता पार्टी, आजसू बताएं तो क्या उन्हें समर्थन नहीं है? तो जो एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि दुख के साथ कहना कि जो राजभवन है वो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के कस्टोडियन है।
तो बहुत सारी, और बीच के आप कालखंड में आपने देखा होगा कि जिस प्रकार जब से मोदी जी की सरकार आई है, राजभवन को भी एक पॉलिटिकल अड्डा उन्होंने कहीं ना कहीं बना दिया है, और राज्यपाल जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप, कस्टोडियन कम एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। कुछ त्रुटियां जो है, बहुत सारी ऐसी त्रुटियां होती है, विधेयक लौटाने के पूर्व भी मैं समझता हूं कि जो विभाग के लोगों से बातें हो सकती थी, उन चीज़ों को दूर किया जा सकता है, लेकिन जैसे कहा था कुछ चीज़ें तो इंटेंसली लौटाई गई हैं कि पास ना को, लेकिन ये सरकार भी कमिटेड है, और उन जो वैधानिक त्रुटियां उसे दूर करने के बाद पुनः विधेयक सदन से पास करने के बाद राजभवन जाएंगे, सो दैट कि वो कानून के रूप में हमारे समक्ष आ सके। कई नियुक्ति प्रक्रिया जो है राज्य में होने वाली है, लेकिन इस बीच भी कई पेच जो है वो फंसते हुए नजर आ रहे हैं। शिक्षकों की नियुक्ति होने वाली है। बीजेपी का कहना है कि जब राज्य में नियोजन नीति, स्थानीय नीति ही क्लियर नहीं है तो किस आधार पर नियुक्तियां होंगी? मैं समझता हूं कि उन्हें बहुत चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, एक दृढ़ इच्छा शक्ति है, और हमने निकाला, और आपने देखा होगा मीडिया में बातें आई कि 70% से ऊपर हमारे यहाँ के लोगों को नियुक्ति होगी। तो कुछ जो वैधानिक त्रुटियां रही हैं, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने इसमें कुछ रोक लगाई थी, जो 32 के खतियान के बारे, लेकिन कहीं न कहीं हमने कहा कि जो हम नीति बनाते हैं, जो कैबिनेट में पास करते हैं, जो वैकेंसी हमने निकाला है, तो लीगल जो हमारे सेल है उनसे हमने राय ली है। हाँ, एक दो जो शिक्षकों की नियुक्ति में जो बातें आई हैं, विशेषकर हमारे जो इसके टेट वाले विद्यार्थी के हैं उनके बारे कुछ बातें आई है, तो कुछ त्रुटियां आई हैं उसके बारे है, और हमारी सरकार उनको उन चीज़ों का भी अध्ययन कर रही है, और वो चाहती है कि निश्चित रूप से कल्याणकारी राज्य जो है, कल्याणकारी राज्य का जो कॉन्सेप्ट संकल्पना है, उसके तहत उनके साथ कोई अन्याय ना हो, और मैक्सिमम लोग को जिसे कहा जाए कि उन त्रुटियों को दूर करने के बाद उन्हें शामिल होने की जहां तक बात है या उन्हें अवसर देने की बात है, उस पर सरकार अध्ययन कर रही है और सहानुभूति पर विचार कर रही है उस पर। एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च एंड इनोवेशन की कल्चर को बढ़ावा देती है। यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 700 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 30 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट ने 50 से अधिक किताबें पब्लिश की हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेज़न, एक्सेंचर, जेपी मॉर्गन, जेपीटी, टीसीएस, विप्रो, आईटीसी, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गई है। यही वजह है कि आयुष कुमार को जेपीटी कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निसार अख्तर को अमेज़न से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में 44.5 लाख का पैकेज मिला। वहीं सुमन गुप्ता को पैलो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेज से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है।